हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज अंकित प्रियदर्शी और आज हम लोग करेंट अफेयर के अगले एपिसोड में आपके साथ प्रेजेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर सीरीज से बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। तो आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल। उसके थ्रू व्यक्तियों और संस्थाओं को रेगुलेटरी अप्रूवल दिया जाएगा। जैसे कोई भी जो संस्थान है वो लाइसेंस के परमिशन के लिए या फिर अप्रूवल के लिए एक एप्लीकेशन दायर करती है, तो उसी के लिए आरबीआई ने एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, प्रवाह पोर्टल। और वो कोई व्यक्ति या फिर संस्था कोई भी उसमें एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर लाइसेंस के लिए, परमिशन के लिए या फिर अप्रूवल के लिए। तो प्रवाह का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। हम आप लोग को बता रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा कुछ और भी ऐप को लॉन्च किया गया है, उसके बारे में भी हम आप लोग को बताते हैं। आरबीआई के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। इसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो इस मोबाइल ऐप के थ्रू हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा कि कौन सा गवर्नमेंट मोबाइल ऐप है जिसके तहत हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। एक और मोबाइल ऐप आरबीआई लॉन्च किया गया है, उसके नाम क्या है, तो ई एम टेक नाम है उसका। ये एक रिपोजिटरी ऐप है, ठीक है। इसके थ्रू इन बैंक्स और जो एनबीएफसी है वो जो भी मतलब टेक्नोलॉजी इमर्ज होता है, नया नया टेक्नोलॉजी जो बैंक्स में और एनबीएफसी में रिजर्व होता है, तो उसके बारे में सारा जानकारी जो है वो ईएम टेक नाम का जो ऐप है उसमें इसका सारा जानकारी मिलेगा। और अभी रेपो रेट कितना है, 6.5%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय दोनों मिल करके एक संचार साथी पहल लॉन्च किया है। इसका काम क्या है, तो आजकल आपके मोबाइल में और हमारे मोबाइल में काफी सारे फेक एसएमएस आते होंगे कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको इतना पैसा मिलेगा। या फिर कोई भी फ्रॉड फोन आते होंगे कि हम आपको सरकारी नौकरी दिलवाएंगे या प्राइवेट नौकरी दिलवाएंगे या विदेश लेकर के जाएंगे और वहाँ पे नौकरी दिलवाएंगे। तो इस टाइप का जो भी फ्रॉड कॉल है या फिर फ्रॉड एसएमएस है, उससे बचने के लिए दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय दोनों मिलकर एक संचार साथी पहल लॉन्च किया है। संचार साथी पहल के अंडर एक चक्षु प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। चक्षु नाम की फैसिलिटी भी दी गई है, ठीक है, जिसमें हम सस्पिशियस कॉल, फेक जॉब ऑफर हो तो ये सब चीज उसमें हम दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अभी एक बेकॉन जीपीटी है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है जो किसके द्वारा बनाया गया है, फीड के द्वारा बनाया गया है। एफआईडी एक कंपनी है, उसी के द्वारा बनाया गया है, जिसके सीईओ कौन है, सुजीत नायर है। तो बेकॉन जीपीटी का यूज क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाता है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एक मीडिएटर का काम करती है। कस्टमर और बायर दोनों के बीच में जो लेन देन होता है, ऑनलाइन लेन देन, उसको उसको हेल्पफुल हो, वो हेल्प प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, तो बेकॉन जीपीटी कौन बनाया था, तो एफआईडी कंपनी ने बनाया था, जिसका सीईओ कौन है, संजय नायर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एल्गी है, एक सवाल है। शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है ओएडोक्लेडियम सह्याद्रिकम। ओएडोक्लेडियम सह्याद्रिकम क्या है, एक शैवाल है, एक एल्गी है, ठीक है, जिसकी खोज कहाँ की गई है, केरला में। तो याद करने के लिए सह्याद्री कहाँ पे है, सह्याद्री कहाँ पे है, तो सह्याद्री तीनों जगह पे है, हल्का तमिलनाडु में भी है, हल्का कर्नाटका में भी और केरल में भी है। तो ज्यादातर पार्ट इसका केरल में पाया जाता है, ठीक है। तो याद करने के लिए सह्याद्रिकम कहाँ पे है, केरल में है, तो इसका आंसर केरल होगा। इसका नाम क्या है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ओएडोक्लेडियम सह्याद्रिकम। ये क्या है, एक एल्गी है और ये कहाँ पाया गया है, तो केरल के कोल्लम में पाया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जो आपको एग्जाम में देखने पे वो अटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन अटपटा नहीं होता है। चलिए एल्गी के बारे में हम कुछ बता सकते हैं। एल्गी एक टाइप का ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा क्या है, जिसमें जड़ तना के बीच में कोई पता नहीं चले, सब एक दूसरे में मिले रहते हैं, उसी को ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ब्रायोफाइटा का कुछ पार्ट होता है जिसका एल्गी भी एक पार्ट है, ठीक है। जो एल्गी का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस खुद से करता है, खुद से अपना भोजन बनाता है, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। तो एल्गी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक था जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब आइए कोची में केरल के कोची में दो ठो कॉन्फ्रेंस होने वाला है। एक अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग 46 होने वाला है और एक सीईपी 26 होने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक एटीसीएम 46 होने वाला है, अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, और एक सीईपी 26 होने वाला है।
चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ने भारत और विश्व स्तर पर कौशल विकास और आजीवन आजीवन सीखने के लिए को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? तो NSDC के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। कौन? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और कौन? NSDC। किस लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? तो भारत और पूरे विश्व के स्तर के लोगों में कौशल विकास को डेवलप करने के लिए और निरंतर पूरे जिंदगी कुछ न कुछ इंसान को सीखते रहना चाहिए, इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, भारत में RBI द्वारा प्राप्त आंकड़ा के अनुसार उदारीकृत प्रेषण योजना मतलब लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024 में आउटवर्ड रिमिटेंस का मतलब क्या हुआ? एक होता है इनवर्ड रिमिटेंस। इनवर्ड रिमिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमको कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, तो वो इनवर्ड रिमिटेंस हो गया। तो आउटवर्ड रिमिटेंस क्या होगा? हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं या तो टूरिज्म के बेसिस पे जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, मेडिकल के लिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। तो उसके जरिए जो हमारे यहाँ से जो पैसा बाहर जाता है उसको हम आउटवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। तो इस बार वो रिकॉर्ड हो गया, मतलब अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कितना हुआ है? तो 31.73 बिलियन US डॉलर का हुआ है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डाटा के साथ पूछ सकता है एग्जाम में। 31.73 बिलियन US डॉलर आउटवर्ड रिमिटेंस हो गया है, जो रिमिटेंस बाहर जाता है। आउटवर्ड कौन? जो रिमिटेंस बाहर आता है। और आउटवर्ड और लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम कब आया था भारत में? तो 2004 में आया था, समझे। और अब आते हैं आगे, इसके तहत आउटवर्ड रिमिटेंस या फिर लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के तहत भारत से बाहर कोई इंसान $2.5 लाख जो है उतना पैसा एक बार में बाहर भेज सकता है, ठीक है। अब आते हैं, इस बार नेट FDI 2024 में नेट FDI भारत में कितना आया? तो नेट FDI भारत में इस बार 10.58 बिलियन डॉलर का आया है, जो 2023 के बनस्पत 62% के आसपास कम आंका गया है। 2023 में कितना नेट FDI आया था भारत में? तो 27.98 बिलियन डॉलर FDI हम लोग के यहाँ आया था। और इस बार कितना आया? मात्र 10.58 बिलियन डॉलर FDI हम लोग के यहाँ आया। तो कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ है? तो 62% का रिडक्शन हुआ है। 2022 के अंदर में भारत में जो इंटरनल जो रेमिटेंस है, आप लोग पढ़े भी होंगे कुछ दिन पहले न्यूज में कि प्रेषण प्राप्त करने में दुनिया में सबसे नंबर 1 देश है जो $100 बिलियन का अमाउंट को पार किया है, वो कौन है? वो भारत है। तो याद रखिएगा 2022 के तहत अभी जो आंकड़ा जारी किया गया है वो 2022 का जारी किया गया है। तो उसमें भारत में रेमिटेंस का कितना प्राप्ति हुआ है? तो 111 बिलियन US डॉलर प्राप्त हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले में नंबर 1 कंट्री कौन है? भारत है। सेकंड कौन है? मैक्सिको। थर्ड कौन है? चाइना। और फोर्थ कौन है? फिलीपींस। तो ठीक है, चलिए एक बार और हम इसको रिकॉल करवा देते हैं कि भारत में आउटवर्ड रेमिटेंस रिकॉर्ड इस बार हुआ है, क्योंकि इनवर्ड रेमिटेंस के बारे में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो आउटवर्ड रेमिटेंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, ये कंफर्म आप समझिएगा, ठीक है। तो आउटवर्ड रेमिटेंस कितना है भारत का इस बार? 31.73 बिलियन US डॉलर है, ठीक है। और नेट FDI 2024 में कितना आया है? तो 10.58 बिलियन डॉलर आया। 2023 में कितना आया था? तो 27.98 बिलियन US डॉलर आया था। तो इस चीज को याद रखना है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इसके तहत अभी मेजर राधिका सेन को ये अवार्ड मिला है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड थी। और ये क्या वहाँ कर रही थी? वहाँ शांति का पहल कर रही थी। उसको अपने वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के बढ़ावा दे रही थी, इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात कर रही थी। तो इसलिए इनको क्या दिया गया है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर सकते हैं। ये कंफर्म इस बार कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका नाम क्या है? राधिका सेन। और इम्पोर्टेंट क्या है कि कहाँ पे पोस्टेड थी? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और ओमान के बीच सारे ऐतिहासिक दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए भारतीय दूतावास और भारतीय राष्ट्रीय लेखाकार ने मस्कट में
परियोजना पूरी की है, एक परियोजना है उसी को वो पूरा किया है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत किस कंट्री के साथ ऐतिहासिक दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए एक परियोजना लाया है, तो वो कौन सा कंट्री है? ओमान है, और ओमान की राजधानी मस्कट में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये किसके साथ साझेदारी किया है? भारतीय दूतावास, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकार के साथ, एनएआई के साथ, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया के साथ किया है। नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एनएआई जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1891 में हुआ था। ठीक है, और एनएआई जो है वो अभिलेख पोर्टल भी एक पहल भी एक लॉन्च किया है। एक अभिलेख पहल कौन लॉन्च किया है? तो एनएआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओमान से हम बात करते हैं, तो ओमान में भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 5 साइड वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। 5 ए साइड वर्ल्ड कप, याद रखिएगा, 5 ए साइड वर्ल्ड कप, ठीक है, का आयोजन किया गया था। जी, किसके द्वारा जीता गया? वो नीदरलैंड के द्वारा जीता गया। दोनों मैन और वुमेन दोनों में वो नीदरलैंड के द्वारा जीता गया। ठीक है, और ओमान इसलिए भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमान अभी भारत को एक दुर्गम पोर्ट गिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि दुर्गम पोर्ट भारत को किसने दिया है? तो क्या आंसर होगा? ओमान ने दिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस देश ने वायुमंडलीय दबाव पर 150 मिनट में हीरे बनाने के लिए एक विशेष तरल धातु मिश्रण तैयार किया है? मतलब वायुमंडलीय पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 150 मिनट मतलब 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे में हीरे बनाने के लिए एक लिक्विड तरल धातु मिश्रण तैयार किया है। तो वो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है। हालांकि भारत में भी अब कृत्रिम तरीका से लेबोरेटरी में हीरो बनाया जाता है, लेकिन ये मात्र 150 मिनट में कुछ धातु के मिश्र का तरल जो पदार्थ है उसके कॉम्बिनेशन से ये बनाया है। उस धातु का नाम क्या है? तो गैलियम है, आयरन है, निकेल है और सिरकन है। इसी 4 धातु को मिला करके और ये हीरा का बनाया है। कितने देर में बनाया है हीरा? 150 मिनट। भारत और साउथ कोरिया के बीच में अभी सॉरी जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक आइसलैंड को लेकर काफी विवाद चल रहा है। उस आइसलैंड का नाम क्या है? तो डोगडो आइलैंड। डोगडो आइसलैंड वो कहाँ लोकेटेड है? तो सी ऑफ जापान में लोकेटेड है। अभी साउथ कोरिया के सियोल शहर में 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड समिट हुआ है। एक है कि सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम हुआ है और सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल समिट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो साउथ कोरिया का राजधानी सियोल में हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसकी संख्या भारत में 35 होगी। और ये किस स्कीम के तहत बनाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। भारत में जो लॉजिस्टिक का खर्च होता है वो जीडीपी का 14 से 15% है। उसको कम करने का टारगेट लिया गया है 8 से 9% तक का। जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसमें 8 से 9% ही जो लॉजिस्टिक का खर्च लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वो कौन कर रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ही वो किया जा रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने उन्नत टर्बो गैस जनरेटर इंजन की आपूर्ति के लिए डीआरडीओ के जीटीआरई ब्रांच से अनुबंध मिला है। किसको मिला है? आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला है। जीटीआरई का कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डीआरडीओ का जो जीटीआरई जो ब्रांच है, ठीक है, वो बना रहा है, वो आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ टाई अप किया है। क्या बनाने के लिए? तो उन्नत टर्बो गैस जनरेटर इंजन बनाने के लिए। बस सिंपल सा इसको यही याद रखिए, इसमें ज्यादा टेक्निकल जाने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग के वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, डीआरडीओ का जो शाखा है, एक शाखा है डीएमएसआरडी, कानपुर में है। वो 2 चीज बनाया है। एक लिक्विड रामजेट फ्यूल बनाया है और भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण यही किया है डीएमएसआरडी कानपुर। वो क्या है? वो डीआरडीओ का एक शाखा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? पूर्णिमा सेठ है। 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन है? पूर्णिमा सेठ है। एक और क्वेश्चन आपको हम कल करवाए थे 30 तारीख वाले में कि अरुणाचल प्रदेश की एक मिश्मी एक जनजाति है, उसकी सबसे पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है उसका नाम क्या था?
तो कवाकियानो था, कवाकियानो। ठीक है, इसको एक बार रिकॉल एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्री निगरानी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के खुफिया नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया है? तो स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिका में पॉलिसी चलता है अमेरिकन फर्स्ट, तो किसी और को वो दे ही नहीं सकती है। तो सिंपल सा याद रखना है कि स्पेस एक्स यूएसए का खुफिया नेटवर्क है, उसके साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार्क जो है, BARC हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 50 किलोवाट क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली के लिए भेल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है। इसको याद रखिएगा। कल हम लोग बताए थे कि मेटी के द्वारा इन ट्रांजिट प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसके तहत इंडिजिनस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे और उसको बाद में किसको सुपुर्द कर देंगे? प्राइवेट हाथों में सुपुर्द कर देंगे। तो उसी तरीके का ये भी है। ठीक है, तो भेल के साथ बार्क ने हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 50 किलोवाट क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली के लिए भेल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट को साइन किया है। अभी DRDO के चीफ कौन है? तो समीर भी कामत है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इटली में बहुत ही मतलब पूरे दशक का सबसे भयंकर भूकंप अभी आया है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैमी फ्लेगरी सुपर वोल्केनो कहाँ पे है? तो इटली में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मान के चलिए छपा हुआ है VVI। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। माउंट एटना, माउंट वेसुवियस सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अब बहुत कम पूछा जाता है, अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो ये कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है। और इटली के कहाँ पे? तो नियर नेप्स, नेपल एक शहर है इटली में, उसी के पास ये स्थित है। चलिए इटली के और भी कुछ भूम है वो उसको हम बताते हैं। जैसे माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोमेली, ये भी है वोल्केनो है। कहाँ के हैं? तो इटली के हैं। कौन कौन सा? माउंट एटना, माउंट वेसुवियस और माउंट स्ट्रोमेली। और फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। कैंपी फ्लेगरी सुपर वोल्केनो है, वो कहाँ का वोल्केनो है? तो इटली का वोल्केनो है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आज का करंट अफेयर होता है समाप्त। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। शुभ रात्रि और अपने हेल्थ का ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को काफी बूस्टअप करें, क्योंकि सारे एग्जाम बहुत नजदीक है और वैकेंसी का बाढ़ आने वाला है। तो इस बार अब का नारा जो है, अब की बार बेरोजगारी पार, उसको एकदम सच साबित करना है और सब लोग एकदम बेरोजगार से रोजगार की तरफ अग्रसर होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ आज का समाप्त करते हैं। गुड बाय।